अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। पेश खिदमत है कहानी मस्कन का 8वां हिस्सा। अंजू ने मुंडेर पर बराह रास्त चारपाई पर छलांग लगाई और कौवे को मुंह में दबोचे माई पंखी के सामने आकर खड़ी हो गई। माई पंखी ने बड़े माहिराना अंदाज से फड़फड़ाते कौवे को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया और उसे हंडिया में झोंक कर ढक्कन ढक दिया और उस पर वजनी ईंट रख दी। आमतौर से अंजू अपना काम सरंजाम देने के बाद बावर्ची खाने से चली जाती थी। वो सहन में चारपाई के पाए के साथ लगकर लेट जाती या फिर कमरे में घुस जाती। वो आज पीढ़ी के पास खड़ी होकर उसकी तरफ मुंह उठाकर देखने लगी। माई पंखी ने चूल्हे की आंच तेज करते हुए अपना चेहरा घुमाकर उसकी आंखों में देखा और फिर बड़े प्यार से बोली, क्या हुआ मेरी अंजू? अंजू जवाब में उसकी सूखी टांगों से अपना जिस्म रगड़ने लगी। माई पंखी ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या चाहती है? अम्मा, मैं तीसरा घर देखना चाहती हूँ। माई पंखी के दिमाग में आवाज़ आई। कोई बात नहीं, दिखा दूंगी। माई पंखी बगैर लब हिलाए बोली। कब? आवाज़ आई। आज रात को, माई पंखी ने जवाब दिया। ये काम दोपहर में नहीं हो सकता, उसकी आवाज़ आई। नहीं, हम लोगों के लिए रात बनाई गई है। हमारी क़ुव्वतें तारीकी में बेदार होती हैं। सूरज छुपते ही हम आज़ाद हो जाते हैं। तो दिन को रात में तब्दील होने तक इंतज़ार कर ले, फिर मैं वो दिखा दूंगी जिसकी तू ख्वाहिशमंद है। ठीक है अंजू? माई पंखी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली। ठीक अम्मा। अंजू ने मियाऊं की आवाज़ निकाली और बावर्ची खाने से निकल गई। वो खुश थी कि आज की रात उसे अपना एक नया रूप देखने को मिलेगा। रात के चेहरे पर निखार आ चुका था। वो एक नए रूप में ढल रही थी। कब्रिस्तान से लोगों के बोलने और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। इंसान सो चुके थे और शैतानों की आंखें खुल रही थी। रात अपने जोबन पर थी। बाहर गहरी तारीकी छाई हुई थी। माई पंखी के सहन में भी घुप अंधेरा था। माई पंखी ने सहन में लगा मरियल सा बल्ब बुझवा दिया था और वो खुद फुसक्कड़ मारकर सातवें घर में बैठ चुकी थी। चल अंजू, बैठ जा तेरे घर में। माई पंखी ने आवाज़ निकाली। अनारा, जो चारपाई पर बेचैनी से उसकी आवाज़ की मुंतजिर थी, फौरन उठ खड़ी हुई। उसने तीसरे घर में माई पंखी के अंदाज में नशिस्तें जमा ली और उसकी तरफ देखने लगी। सियाह चेहरे, सियाह कपड़ों और सियाह रात में उसे नज़रों से ढूंढ निकालना आसान न था। माई पंखी ने चांदी का तावीज़ गले से उतारकर मुट्ठी में लिया और बोली, देख तेरे सामने क्या है। अनारा ने आंखें खोलकर सामने देखा। उसे माई पंखी के धुंधले हेवले के सिवा कुछ दिखाई न दिया। अम्मा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस तू नज़र आ रही है, वो भी धुंधली सी, अनारा ने बताया। अंजू, क्या तूने आंखें खोली हुई हैं? हाँ माँ, अनारा बोली। अंजू, आंखें बंद कर, माई पंखी ने हुक्म दिया। कर ली। हाँ माँ, वो बोली। अब देख तेरे सामने क्या है? माई पंखी ने पूछा। अम्मा, मेरे सामने एक फलाही इदारे का साइन बोर्ड है, अनारा जल्दी से बोली। चल अंदर चल। ठीक है, चलती जा। अब दाएं तरफ मुड़ जा। सामने जो दरवाज़ा खुला है उसमें दाखिल हो जा। ये जो सामने एक बुढ़ी माई बैठी है, इसके पास एक नौज़ायदा बच्ची लेटी है। नज़र आई? माई पंखी की आवाज़ आई। हाँ अम्मा, नज़र आई, प्यारी बच्ची है। अम्मा, क्या ये मैं हूँ? अनारा ने सवाल किया। नहीं, ये तू नहीं है, माई पंखी इतना कहकर चुप हो गई। देख अम्मा, ख्वामखा तजस्सुस पैदा ना कर, जल्दी बता। अनारा बेचैन हुई। ये तू नहीं, तेरी बच्ची है, माई पंखी ने इंकिशाफ किया। अम्मा, फिर मैं कहाँ हूँ? अनारा बोली। ये मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगी, अलबत्ता ये बताई देती हूँ कि तेरा शौहर जेल में है, माई पंखी ने कहा। अम्मा, मेरा शौहर जेल में क्यों है? उसने क्या जुर्म किया है? अनारा ने पूछा। वो कातिल है, माई पंखी ने बताया। किसको कत्ल किया है उसने? ये भी अभी नहीं बताऊंगी, माई पंखी हंसकर बोली। फिर कुछ बताएगी भी या मुझे ऐसे ही टहलाती रहेगी? अच्छा चल, मैं वक्त की धारा को पलटती हूँ, अब तू देखती जा और समझती जा। ठीक है अम्मा, अनारा मुतमईन लहजे में बोली। एक मुतवस्सित तबके का दरमियाना घर उसके सामने था। घर में चहल पहल थी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। घर में जहेज का सामान भरा हुआ था। दूसरे शहर से आए हुए मेहमान भी मौजूद थे। जोड़ों की पैकिंग जारी थी। लड़कियां ढोलक लिए बजा रही थी। उन लड़कियों के दरमियान दुल्हन भी मौजूद थी। जर्द कपड़ों में बैठी दुल्हन के चेहरे पर उन कपड़ों का अक्स पड़ रहा था। हल्दी चेहरे पर एक तमानियत का एहसास था। पिया घर जाने की खुशी थी। वो सर झुकाए बैठी थी। जोहा को उसकी सहेलियों और पड़ोस की लड़कियों ने घेरा हुआ था। जोहा की आवाज़ बहुत अच्छी थी। उसे ढोलक बजाना खूब आता था।
وہ شادی بیاہ کی جان سمجھی جاتی تھی۔ شادی کسی کی ہوتی، کہیں ہوتی، رشتہ داروں میں، پڑوس میں یا سہیلیوں میں، جب تک زوہا نہ آ جاتی گانوں میں جاننا پڑتی۔ اب خود اس کی شادی تھی، روزانہ گانوں کی محفل سج رہی تھی، روز ہی اس سے گانوں کی فرمائش ہو رہی تھی، لیکن زوہا گانا تو دور، ڈھولک بجانے کو بھی راضی نہ تھی۔ میں نے بہت گا بجا لیا، جانے کتنی شادیاں نمٹا دی، اب تم لوگ گاؤ، زوہا نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ آج گانے کی آخری محفل تھی، آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی، کل زوہا کی رخصتی تھی۔ جب یہ تقریب اختتام کو پہنچنے لگی تو زوہا کی ایک بہت قریبی شادی شدہ سہیلی نے ڈھولک اس کے سامنے رکھی اور بولی، دیکھ زوہا، ہم نے جو گانا بجانا تھا وہ گا بجا لیا، اب تجھے آخری گیت سنانا ہوگا، اگر تو نہیں گائے گی تو ہم صبح تک یہیں بیٹھے رہیں گے۔ زوہا نے اپنی نظریں اٹھا کر اپنی پیاری سہیلی نادیہ کو دیکھا۔ نادیہ نے اپنے ہونٹ سکوڑ کر پچ کیا اور ہاتھ جوڑ کر درخواست کی۔ تب زوہا کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ اس نے ڈھولک کھینچ کر اپنی ٹانگ کے نیچے دبائی اور ایک بہت پرانا گیت شروع کیا، چھوڑ بابل کا گھر موہے پی کے نگر آج جانا پڑا۔ جب یہ گیت ختم ہوا تو ہر لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ زوہا کی آنکھوں میں ایک آنسو نہ تھا۔ پھر جانے کیا ہوا کہ گانا ختم کرنے کے بعد زوہا ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر گری اور سسک سسک کر رونے لگی اور بہت دیر تک روتی رہی۔ زوہا کی قسمت میں شاید رونا لکھا جا چکا تھا۔ یہ زوہا کا دوسرا نکاح تھا۔ ایک نکاح اس سے پہلے ٹوٹ چکا تھا۔ لڑکے والے دولت مند تھے، انہیں اپنے اسٹیٹس کا بڑا خیال تھا، رشتہ کرتے وقت تو خوب آگے پیچھے گھومے۔ پھر جیسے ہی نکاح ہوا تو ان لوگوں نے کینچلی تبدیل کر لی، نت نئی فرمائشیں شروع کر دی۔ شادی حال کسی پوش علاقے میں بک کروائیں، اعلیٰ افسران شرکت کریں گے، جہیز اچھا ہو، رشتہ دار دیکھیں گے۔ زوہا کے والد ملازم پیشہ سیدھے سادے انسان تھے، وہ یہ سب کہاں سے کرتے؟ انہوں نے معذرت کر لی تو لڑکے نے طلاق دینے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ زوہا کے والد ذاکر حسین کو احساس ہوا کہ شادی ہمیشہ اپنے برابر والوں میں کرنی چاہیے۔ ویسے وہ اس رشتے پر راضی نہ تھے، لیکن لڑکے والوں کی اصرار کی وجہ سے انہیں ہاں کہنا پڑی تھی، اور جس بات کا ڈر تھا وہ ہو کر رہی۔ اب جہاں رشتہ ہو رہا تھا وہ ان جیسا ہی گھرانہ تھا۔ لڑکا بینک میں ملازم تھا، اسمارٹ تھا۔ زوہا کے والدین کو یہ گھرانہ پسند آیا اور رشتہ طے ہو گیا۔ زوہا ذاکر کی اکلوتی بیٹی تھی، انہوں نے قرض لے کر اپنی بساط سے زیادہ جہیز اکٹھا کر دیا۔ لڑکے والے کہتے رہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس لڑکی چاہیے، لیکن جہیز لینے سے انکار نہ کیا۔ اگرچہ زوہا ذاکر کی سگی بیٹی نہ تھی، لیکن انہوں نے اسے کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ وہ سگی بیٹی نہیں، اور یہ بات اس سے چھپائی بھی نہیں کہ اسے انہوں نے ایک فلاحی ادارے سے حاصل کیا تھا۔ اس کے والدین کا اتا پتہ نہ تھا، کیونکہ وہ انگوٹھا چوستی جھولے میں ڈالی گئی تھی۔ والدین نے اس کے ساتھ کوئی نشانی نہ چھوڑی تھی۔ زوہا بڑی صابر، سیدھی اور شریف لڑکی تھی۔ اس نے اپنے والدین کے سامنے کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا تھا۔ وہ گریجویٹ تھی، بھرپور کالج لائف گزار رہی تھی، لیکن کسی لڑکے کو اپنے پیچھے نہیں لگنے دیا تھا۔ گھر میں جو کھانے کو مل جاتا کھا لیتی، جو پہننے کو دیا جاتا اسے ہنسی خوشی قبول کر لیتی۔ فرمائش کرنا اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ شاید اس کے لاشعور میں یہ بات تھی کہ یہ اس کے اصل والدین نہیں ہیں۔ اگر یہ اسے وہاں سے نہ لاتے تو پتہ نہیں وہ اسی ادارے میں یا پھر جانے کہاں رول رہی ہوتی۔ ان لوگوں نے اسے محبت دی، عزت دی، تعلیم دی اور ہر طرح سے خیال رکھا، بالکل سگی بیٹیوں کی طرح پرورش کی، اور آج اسے ایک اچھے لڑکے اور اچھے جہیز کے ساتھ رخصت کیا جا رہا تھا۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کے مقدر سے واقف نہیں ہوتا۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ شادی کے بعد اس کی بیٹی پر کیا پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں تو وہ ہرگز اس کی شادی نہ کرے۔ زوہا کو توقع نہ تھی کہ اس کا شوہر عاشر ایسا نکلے گا۔ وہ دیکھنے میں جتنا معصوم اور شریف نظر آ رہا تھا، اندر سے اتنا ہی ٹیڑھا تھا۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی عاشر نے جو تحفہ دیا وہ لفظوں کا تھا۔ فرمایا، لڑکوں کو لائن مارنے والی لڑکیاں مجھے ہرگز پسند نہیں۔ اگر تم نے کبھی ایسی حرکت کی تو قتل ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں۔ ایک پڑھے لکھے بینک ملازم اور چہرے سے معصوم نظر آنے والے شوہر کی پہلی بات سن کر زوہا سناٹے میں آ گئی۔ یہ کیا بات کی انہوں نے؟ وہ عاشر کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ دولہے کے منہ سے نکلنے والا پہلا جملہ اس قدر بےہودہ اور لچر۔ کہتے ہیں کہ چہرے شخصیت کے عکاس ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو چہرے پر ماسک چڑھا تھا جسے ایک جملے نے ہی اتار دیا تھا۔ زوہا کو اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ اس کی زندگی آئندہ کس انداز میں گزرے گی۔ ساتھ ہی یہ بھی طے کر لیا کہ جیسی گزرے گی وہ گزارے گی، کبھی اپنے والدین پر اپنی زندگی کا حال نہ کھولے گی۔ عاشر انتہائی شکی شخص تھا۔ عورت غصہ ور شوہر کو برداشت کر لیتی ہے، کنجوس مرد کو سہ لیتی ہے،
थप्पड़ मारने वाले खाविंद को दरगुजर कर जाती है, लेकिन नहीं बर्दाश्त होता तो शक्की शौहर। शक्की बीवी भी मर्द के लिए अजाब बनती है, लेकिन शौहर के पास चॉइस होती है। ऐसी बीवी से छुटकारा हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, जबकि औरत के पास कोई चॉइस नहीं होती। शक एक ऐसा जहर है जो अज़दवाजी जिंदगी को तहस नहस कर देता है। शक्की मर्द इस बात से नावाकिफ होते हैं कि औरत में फरेब देने की सलाहियत मर्द से ज्यादा होती है। आप औरत को 7 तालों में बंद कर दें, और अगर उसे खराब होना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे खराब होने से रोक नहीं सकती। शक्की शौहर के जहन में अगर औरत की फितरत का ये पहलू वाजे हो जाए तो फिर हर झगड़ा मिट जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि औरत को आज़ाद छोड़ दिया जाए। शौहर निगरानी रखे लेकिन शक न करे, उस वक्त तक जब तक उसके हाथ ठोस सबूत न आ जाए। जोहा बुर्का नहीं पहनती थी। ससुराल वालों की तरफ से फरमाइश आई कि बेटी को जहेज में बुर्का दें। जाकिर ने जोहा से बात की। जोहा ने खुशदिली से कहा, कोई बात नहीं अब्बू, मैं बुर्का पहन लूंगी। जोहा ने ससुराल आकर बुर्का पहनना शुरू कर दिया, लेकिन आशिर को किसी तरह चैन न था। आशिर की माँ बहनें पर्दा नहीं करती थीं, बस बाहर निकलते हुए चादर ले लिया करती थीं, जबकि आशिर के हुक्म पर जोहा को बुर्का ओढ़ना पड़ा। घर में खानदान के लड़कों का आना जाना था। आशिर की बहनें पड़ोस में बिला रोक टोक जाया करती थी। जोहा को पड़ोस में जाने की इजाज़त न थी। जोहा को पास पड़ोस से कोई दिलचस्पी भी न थी। पड़ोस से कोई लड़की आ जाती तो वो उससे अच्छी तरह बात कर लेती, वरना उसे आए गई की कोई फिक्र न होती। आशिर का 2 मंजिला मकान था। जोहा की ऊपर रिहाइश थी। 2 कमरे थे, एक में जोहा, दूसरे में उसकी जेठानी रिहाइश पजीर थी। खाना मुश्तरक था। भरा पूरा घर था। 2 भाइयों की बीवियां नीचे सास के साथ रहती थीं। एक देवर जो भी गैर शादीशुदा था साथ रहता था। जोहा शौहर का मिजाज समझते हुए अपने देवर या जेठों से बात करते हुए खासी मोहतात रहती थी, जबकि भाइयों की बीवियां और भाई आज़ादाना गुफ्तगू करते थे। ये गुफ्तगू कभी बेतकल्लुफाना भी हो जाती थी, लेकिन ऐसी गुफ्तगू में जोहा कभी हिस्सा न लेती थी। इन तमाम एहतियातों के बावजूद आशिर साहब के दिमाग न मिलते थे। वो किसी भी वक्त चरागपा हो जाते और जोहा से सवाल करते, सादिक तुम्हें क्यों घूर रहा था? सादिक आशिर के छोटे भाई का नाम था। सवाल यह था कि कोई अगर घूर कर देख रहा है तो उससे पूछा जाए। पूछा जोहा से जाता था। जोहा इसका क्या जवाब देती? सब्र का घूंट पीकर रह जाती। 2-4 घर छोड़कर एक लड़का अपनी गैलरी में आकर खड़ा हो जाता तो आशिर उसे टोकता, ये तुम्हें देखने के लिए यहाँ खड़ा होता है, जरूर तुमने इसे लाइन दी होगी। उस बेचारी को ये तक मालूम ना होता कि किस घर से कौन लड़का गैलरी में खड़ा होता था। वो ज्यादातर अपने कमरे में रहती। अगर किसी काम से सहन में आना भी पड़ता तो वो अपना काम करती और अंदर चली जाती। कोई दुकानदार अगर खुश इखलाकी से बात कर लेता तो इरशाद होता, ये तुम्हें देखकर हंस क्यों रहा था? उसने तुम्हारे बात करते ही पैसे कम कर दिए, मुझे तो कम करने से मना कर दिया था। बुरके में जोहा की सिर्फ आंखें नजर आती थी। चेहरा नजर आता तो फरीफ्ता होने का शुबा किया जा सकता था। पैसे अगर कम कर दिए तो इसलिए नहीं कि जोहा ने कोई बेतकल्लुफाना अंदाज इख्तियार किया। पैसे इसलिए कम कर दिए कि जोहा ने उसकी गिरफ्त की और दूसरी दुकान का हवाला दिया जहां वो कम पैसों में दस्तयाब थी। 2 साल के बाद आशिर के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। ये बच्ची भी उसकी नज़र में मशकूक ठहरी। उस दिन जोहा बिखर गई। उसने आशिर के सामने हाथ जोड़े और आंखों में आंसू भरकर कहा, अल्लाह के वास्ते मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम ना लगाएं। आप मुझे रोज़ाना मार लिया करें। मार का जख्म तो भर जाएगा, लेकिन ये ज़बान का वार मेरी रूह तक जख्मी किए दे रहा है। मुझे इससे बचाएं। रोने धोने और हाथ जोड़ने से बेहतर है कि अब इस बच्ची के बाप का नाम बता दो। आशिर ने इंतहाई सफाकी और बेशर्मी से कहा, इसके बाप का नाम आशिर है। जोहा ने पुरयकीन लहजे में कहा, झूठ बोलती है तू? आशिर ने चीख कर कहा, मैं झूठ बोलती हूं तो फिर आप सच बता दें। बिलाखिर जोहा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। मैं जानता हूं उसका नाम, मगर मैं तेरी जुबान से कहलवा कर रहूंगा। आशिर ने अंधेरे में तीर चलाया। आशिर के वालिद उस वक्त घर पर थे। उन्होंने जो ये तकरार सुनी तो कमरे से बाहर आ गए और बोले, आशिर ये क्या बक रहे हो तुम? ऐसी पाकबाज बहू पर इल्ज़ाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आती? अब्बा आप ना बोलें, यह आपका मामला नहीं, मेरा और इस आवारा औरत का मामला है। आप दरमियान से हट जाएं, मुझे इससे पूछने दें। देखना अभी ये असल बाप का नाम बताएगी। आशिर ने अपने बाप को एक तरफ हटाते हुए कहा। तब माँ आगे बढ़ी। उसने आशिर को सख्ती से डांटा, बाप के साथ बदतमीजी करते तो मैं गैरत नहीं आती? बेगैरत कहीं जाकर डूब मर किसी गंदे नाले में। इससे पहले कि वो माँ के साथ कोई बदसलूकी करता,
उसकी जेब में पड़ा हुआ मोबाइल बज उठा। उसने गुस्से से मोबाइल जेब से बाहर निकाला और ऑन करके बोला, हेलो। आशिर को जवाब में जो सुनने को मिला उसने उसके तन बदन में आग लगा दी। आग तो लगना ही थी। ये फ़ोन एक लड़की का था, उस लड़की का जो गाहे गाहे आशिर को जोहा के बारे में नित नई खबरें देती रहती थी। वो खुद को जोहा की सहेली बताती थी, ऐसी राजदार सहेली जिससे जोहा कुछ नहीं छुपाती थी। जब उसका जी चाहता वो आशिर से बात करती और ये यकीन दिलाने के लिए कि वो सच्ची है, आशिर को ये भी बता दिया करती कि आज जोहा ने किस रंग के कपड़े पहन रखे हैं और उसके घर क्या पका था और किसने पकाया था। ऐसी पक्की रिपोर्ट को नज़रअंदाज करना आसान ना था, जबकि आशिर का मिजाज बेपर का कौवा बनाने का था। वो इंतहाई वहमी और शक्की मर्द था। वो लड़की आग लगाने के बाद अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर देती थी। अगर आशिर उससे बाद में रब्ता करना चाहता तो ना होता। वो लड़की बात करने के बाद मोबाइल फ़ोन का स्विच ऑफ कर देती, फिर सिम तब्दील कर लेती। नतीजा ये कि आशिर कोशिश के बावजूद उससे रब्ता न कर पाता। इस फ़ोन के सिलसिले को 1-1.5 माह से ज़ायद नहीं हुए थे। जोहा को मालूम न था कि कोई लड़की उसकी सहेली बनकर उसके बारे में क्या जहर उगल रही है। उस लड़की का जोहा से हरगिज़ कोई ताल्लुक न था। वो पड़ोस की लड़की थी जिसकी आशिर की बहन फरखंदा से ख़ास दोस्ती थी। फरखंदा की शादी के बाद उसने आशिर की भाभियों से दोस्ती गांठ ली थी। दरअसल वो इस घर में आशिर के छोटे भाई सादिक के लिए आती थी। वो एक मुंतकिम मिजाज और एक हासिद लड़की थी। नाम उसका रेहाना था। रेहाना बराबर वाले फ्लैट में रहती थी। वो अपने घर की बजाय ज़्यादातर यहीं घुसी रहती। फिल्म और फैशन उसके मरगूब मौज़ूआत थे। जोहा किसी और मिजाज की थी, इसलिए वो उसे ज़्यादा मुँह न लगाती थी और ये बात रेहाना को अच्छी न लगती थी। नतीजा ये कि वो उसके खिलाफ भाभियों के दिलों में नफरत के बीज बो रही थी। रेहाना इस घर की हर बात से वाकिफ थी। वो सादिक पर जान देती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन सादिक को इस तरह की उछाल छक्का किस्म की लड़कियां पसंद न थीं। वो संजीदा मिजाज का लड़का था। इस घर में अगर कोई आइडियल शख्सियत थी तो वो जोहा थी। सादिक अपने भाई के मिजाज से वाकिफ था, इसलिए वो जोहा से दूर रहता था। वो बहुत नपीतुली बात करता था। फिर एक दिन वो हुआ जिसकी रेहाना को किसी तौर तवक्को न थी। जब रेहाना ने शादी के लिए शदीद इसरार किया और सादिक के टरखाऊ जवाब पर उसने फैसला कुन अंदाज इख्तियार किया तो बिलाखिर सादिक को नफ़ी में जवाब देना पड़ा और ये जवाब रेहाना को शदीद खिलजान में मुब्तला कर गया। उसने ये सोच लिया कि वो सादिक से इस इनकार का इंतकाम लेकर रहेगी। उसने एक तीर से 2 शिकार करने की ठानी। सादिक मुनकिर और जोहा मुतकब्बिर को क्यों ना एक ही छुरी से ज़िबा कर दिया जाए। शातिर रेहाना ने बड़ी जामे मनसूबाबंदी की। जोहा के यहाँ किसी भी वक्त मेहमान आने की तवक्को थी। आशिर के मिजाज से भी वो अच्छी तरह वाकिफ थी। वो घर की भेदी थी। उसने लंका ढाने की ठान ली और उसने आशिर के कान में कतरा कतरा जहर टपकाना शुरू कर दिया था। ये जल्दी पर तेल डालने वाली बात थी। पहले आशिर को जोहा की तरफ से होशियार रहने को कहा गया। फिर जब जोहा के यहाँ मेहमान की आमद हो गई तो उसकी नौज़ायदा बच्ची को मशकूक बना दिया गया। वो खुद को जोहा की राजदार सहेली बताती थी, लिहाजा सारी बातें जोहा के हवाले से कही जाती थीं। मसलन जोहा ने मुझे बताया है कि क्योंकि मेरा शौहर मुझ पर शक करता है, लिहाजा मैंने भी उससे ऐसा इंतकाम लिया है कि ज़िंदगी भर याद करेगा। ये बच्ची उसकी नहीं, ये बच्ची इस घर में रहने वाले किसी फ़र्द की है। मैं आशिर को चाय में नींद की गोली देकर उसको बुला लेती थी। ये मुझ पर ख्वामखा शक करता था। अब मैंने उसका शक यकीन में बदल दिया है और उस अहमक को कुछ मालूम नहीं। एक शक्की आदमी को खुद उसकी बीवी के हवाले से बताया जाए तो फिर उसका तिल मिलाना हक बजानिब था। जब आशिर अपने मुजरिम का नाम पूछता तो वो हंसकर कहती, बता दूंगी, इतनी जल्दी क्या है। अब आशिर से सब्र नहीं हो रहा था, लिहाजा उसने शर्म और लिहाज छोड़कर जोहा को अपने निशाने पर ले लिया। रेहाना उस वक्त घर में मौजूद थी। भाभी उसे रिपोर्ट देती रहती थी। उस वक्त वो आपे से बाहर हुआ तो भाभी ने रेहाना से ऐसे नाजुक वक्त में घर से जाने का इशारा कर दिया। रेहाना खुद अब यहाँ ठहरना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि फैसला कुन मरहला आ पहुंचा है। हमलावर हमले के लिए तैयार है, बस रिमोट का बटन दबाना है। रिमोट की सूरत मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में था। वो सीधी अपने घर गई। तेज़ी से उसने सिम तब्दील की और वॉशरूम में जाकर उसने आशिर को फ़ोन किया। आशिर ने जेब से फ़ोन निकाला और बोला, हेलो, आप कई दिनों से मुझसे अपनी बच्ची के असल बाप के बारे में पूछ रहे थे। अगरचे मेरी सहेली जोहा ने मुझे असल बाप का नाम बता दिया था, लेकिन मैं आपको उसका नाम बताकर सदमा नहीं पहुंचाना चाह रही थी। लेकिन अब आप बज़िद हैं और मुझे कसम भी दे दी है, लिहाजा मजबूर होकर उसका नाम बताई देती हूँ। आपकी बच्ची का असल बाप आपका छोटा भाई सादिक
इस इत्तला ने आशिर के तन बदन में आग लगा दी। वो आपे से बाहर हो गया। उसकी नसों में दौड़ने वाला खून तेजाब बन गया। वो दौड़ता हुआ किचन में गया। वहां से उसने 9 इंच लंबे फल की तेजधार छुरी उठा ली और तेजी से जोहा पर वार करता चला गया। हर वार पर कहता, बता इसका बाप कौन है। जोहा तड़प कर जवाब देती, आप। जोहा में जब तक जान रही वो आप कहती रही और वो चीखता रहा, मैं नहीं, सादिक बोल। घर में सब लोग दम बखुद खड़े थे। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि उस जुनूनी का हाथ पकड़ ले। जब शैतानी खेल खत्म हो गया तो वो खून आलू छुरी लेकर घर से निकल गया। थाने में जाकर इकबाल जुर्म कर लिया। उसने थानेदार से कहा कि इस बच्ची को किसी फलाही इदारे में भिजवा दिया जाए, उसे घर में ना रखा जाए। मैं इस गंदगी को घर में नहीं देखना चाहता। और सादिक से कहना मेरा इंतजार करे। जब अनारा जोहा के कत्ल का मंजर देख रही थी तो हस्बे मामूल उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने छुरी के ये वार अपने जिस्म पर महसूस किए। जोहा के जिस्म से उबलता हुआ खून उसके होश उड़ा गया। वो घुटी घुटी सांस के साथ बोली, अम्मा बस कर, हटा इस मंजर को मेरे सामने से। अच्छा परेशान ना हो। माई पंखी ने अपनी मुट्ठी खोली, जल्दी जल्दी कुछ पढ़ा और तीसरे घर में बैठी अनारा पर फूंक मार दी। अनारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो तीसरे घर में बैठी अपने हवास दुरुस्त करने लगी। लंबे और गहरे सांस लेकर उसने खुद को संभाला। इतनी देर में माई पंखी ने चांदी का भारी तावीज गले में डाला और साथ में घर से निकलते हुए बोली, चल अंजू आजा। माई पंखी खुर्री चारपाई पर जाकर लेट गई। वो जब भी अनारा की जिंदगी की झलक दिखाती तो वो खुद भी मुतासिर होती थी। वो निढाल सी हो जाती थी। अनारा माई पंखी के पैरों में चारपाई पर बैठ गई और उसकी सूखी टांगे अपनी गोद में लेकर दबाने लगी। ये वो अमल था जिससे माई पंखी को बहुत सुकून मिलता था। उसका दिल खुश हो जाता था। हाँ अंजू, देख लिया तूने अपना तीसरा घर। माई पंखी अपनी आंखों पर हाथ रखे रखे बोली, अम्मा उस हराफा रिहाना ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया। अनारा ने बड़े तासुफ से कहा। हाँ लेकिन वो भी बच्ची नहीं। उसने जोश में आकर आशिर की भाभी के सामने ये राज खोल दिया। भाभी इतने बड़े राज को राज न रख सकी। उसने सादिक को बताया कि ये सब किया धरा रिहाना का है। उसने शादी से इनकार का इंतकाम लिया। सादिक ने रिहाना से दोबारा ताल्लुकात उस्तवार किए और फिर एक दिन वो उसे समंदर पर ले गया। उसका गला घोंटा और फिर समंदर में फेंक कर घर आ गया। माई पंखी ने बताया, अम्मा ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये जानकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। अनारा खुश होते हुए बोली, चल अब तू आराम कर और मुझे अपना काम करने दे। माई पंखी चारपाई से उठते हुए बोली, अम्मा आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी है, अब तू क्या करेगी, चल तू भी सो जा। अनारा ने हंसते हुए कहा, तुझे पता है कि मैं रात को नहीं सोती, मैं जाने कहाँ होती हूँ। ये कहकर माई पंखी टहलने लगी और अनारा ने कमरे की तरफ रुख किया। जाने उस लड़की में क्या बात थी कि वो आबिर को भुलाए ना भूल रही थी। बस छम से उसके सामने आ खड़ी होती, उसकी बातें दिमाग में गूंजने लगती। देखिए आइएगा जरूर, मुझे आपका इंतजार रहेगा। आखिर ये कौन थी जो घटा बनकर उमड़ी थी? घनघोर घटा। घटा छाती है तो हरसू अंधेरा हो जाता है, उसके सिवा कुछ नजर नहीं आता। वो भी तो उसी तरह आई थी, उसी तरह छाई थी। चंद लम्हे तो उसे होश भी न रहा था। उसकी गुलाबी रंगत, दूसरे को अपने हिसार में लेने वाली आंखें, बात करने का मनमोहना अंदाज, उसमें गहरी दिलचस्पी, मुलाकात की आरजू, प्यार भरा इंतजार। आबिर नाना करता एक शाम उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे पर खड़े होकर जब उसने नेम प्लेट पर नजर डाली तो उसे एहसास हुआ कि शायद वो गलत अपार्टमेंट पर आ गया है। नेम प्लेट पर लिखा था डॉक्टर आरजू MBBS। आबिर ने फौरन अपनी जेब में पड़ा उसका दिया हुआ विजिटिंग कार्ड निकाला। कार्ड पर दर्ज था आरजू और नाम के नीचे आर्टिस्ट लिखा था। हो सकता है कि इस फ्लोर पर आरजू नाम की कोई और डॉक्टर भी रहती हो, लेकिन अपार्टमेंट का नंबर वही था जो कार्ड पर लिखा था। आबिर दरअसल बगैर बताए उससे मुलाकात के लिए आ गया था। वो उसे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अब वो खुद मुतहय्यर रह गया था। मसले का एक हल तो ये था कि वो कॉल बेल का बटन दबाकर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करे। दूसरा ये कि वो आरजू को उसके मोबाइल पर कॉल करे और उससे इस पहेली का जवाब मांगे। एक ख्याल उसे ये भी आया कि वो बगैर बताए उसके दरवाजे तक पहुंच तो गया है, मुमकिन है वो इस वक्त घर पर मौजूद ही ना हो। उसने बजाय कॉल बेल का बटन दबाने के अपने मोबाइल फ़ोन का बटन दबाना ज़्यादा बेहतर समझा। अपार्टमेंट से जाने कौन निकले और उससे जाने क्या सवाल जवाब करने पड़े। अभी मोबाइल की घंटी पूरी तरह भी न बजी थी कि उधर से फ़ोन रिसीव कर लिया गया।
आरजू की दिलकश आवाज़ सुनाई दी। हेलो आरजू साहिबा, मैं आबिर बोल रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, कौन आबिर? मैं आपको पहचानी नहीं। वो पहचानती कैसे? वो उसके नाम से कब वाकिफ़ थी? मैं वो हूँ जिसे आपने एक सुपर स्टोर में अपना कार्ड दिया और मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। थैंक गॉड, इंतहाई सरशारी के अंदाज में कहा गया। आपका फ़ोन तो आया। आरजू साहिबा, फ़ोन ही नहीं, मैं खुद भी आ पहुंचा हूँ, आबिर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह गॉड, आप तो मुझे खुशी से दीवाना कर देंगे। कहाँ हैं आप? आपके दरवाजे पर, आबिर खुशदिली से बोला। आप तो नेम प्लेट पढ़कर परेशान हो गए होंगे। आरजू ने मसले को समझने में देर न की। जी वाकई, वरना मैं फ़ोन थोड़ी ही करता आपको। कॉल बेल बजाकर आपको ज़बरदस्त सरप्राइज़ देता। उसका लहजा खुशगवार था। अब भी आपकी आमद किसी सरप्राइज से कम नहीं। मैं खोलती हूँ दरवाज़ा, प्लीज़ वेट, आरजू ने बड़े प्यार से कहा। दरवाज़ा खोलने में आरजू ने 5 मिनट लगाए। इतनी देर में शायद उसने घर समेटा, फिर खुद को टचअप करने में लगाए, या फिर उसने लिबास तब्दील किया। दरवाज़ा खोलकर वो वालेहाना अंदाज में आबिर की तरफ बढ़ी। वो जीन्स में थी, बाल खुले हुए थे लेकिन सादगी से उन्हें एक क्लिप में समेटा गया था। चेहरे पर कोई मेकअप न था, अगर था तो महज टचिंग की सूरत में था। वो अपनी मशहूर कुन आंखों में सितारे सजाए बेख्तियार उसकी तरफ बढ़ी। आबिर दरवाजे से 4 कदम पीछे खड़ा था। वो उसे देखकर मुस्कुराया लेकिन अपनी जगह साकित खड़ा रहा। आरजू उसके गले लगना चाहती थी। आबिर इस बात को ना समझ पाया। रिस्पॉन्स ना मिला तो आरजू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आबिर ने उसका रेशमी हाथ अपने हाथ में ले लिया। आरजू ने बहुत नर्म अंदाज में उसके हाथ पर दबाव डाला और हल्का सा झटका देकर बोली, बड़ी खुशनसीब हूं मैं, आप आए। आरजू का चेहरा गुलनार हो गया था। खुशी उससे सिमटाई नहीं सिमट रही थी। आइए प्लीज, अंदर आइए, वो दरवाजे के सामने एक तरफ होती हुई बोली। अपार्टमेंट में दाखिल होते ही सामने दीवार थी, सीधे हाथ को एक दरवाज़ा था जो बंद था। आरजू अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद करके पलटी। आबिर का ख्याल था कि दाएं जानिब ड्राइंग रूम है, वो उसे लेकर अंदर जाएगी, लेकिन वो बाएं जानिब मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, आइए। वो ड्राइंग रूम ना था। बाद में आबिर को मालूम हुआ वो वॉशरूम था। राहदारी में थोड़ा आगे चलने के बाद बाएं जानिब एक दरवाज़ा नजर आया। आबिर ने सोचा ये ड्राइंग रूम होगा, लेकिन वो भी ड्राइंग रूम ना था, बेडरूम था। आरजू आगे जाकर दाएं जानिब मुड़ी, तब आबिर को एक वसी लाउंज नजर आया। बाएं जानिब एक डाइनिंग टेबल थी, उसके सामने किचन था, किचन के साथ बेडरूम। लाउंज के आखिर में एक सोफा पड़ा था, सामने शीशे की 2 मेजें थीं और कोने में एक बेडरूम था जिसका दरवाज़ा खुला था। यह है मेरा गरीब खाना, आरजू ने आबिर को एक सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए सादगी से कहा। यह 4 बेड का इंतहाई कुशादा अपार्टमेंट था। आरजू की तरह उसका घर भी सादगी का नमूना था। आबिर जहां बैठा था वहां से पूरा अपार्टमेंट उसकी नज़र में था। इस अपार्टमेंट का हर दरवाज़ा बंद था, सिवाय उस दरवाजे के जो आबिर के सामने था। चंद लम्हों बाद आरजू ने उसे भी बंद कर दिया और सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोली, कैसा लगा आपको मेरा घर? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, आबिर ने सराहते हुए कहा। थैंक्स। आपको मेरा घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आरजू ने पूछा। नहीं, इस इलाके के एक प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे इस बिल्डिंग का पता समझा दिया था। मैं बआसानी यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन दरवाजे पर लगी नेम प्लेट ने मुझे चकरा दिया। कार्ड पर आर्टिस्ट लिखा है, नेम प्लेट पर डॉक्टर। आप आखिर हैं क्या? मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं हूँ क्या, आरजू ने फलसफा बकारा। तो फिर आरजू के आगे नामालूम लिखवाइए और शायरी फरमाइए, आबिर ने हंसकर कहा। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, आरजू से अपने गहरी आंखों के हिसार में लेते हुए बोली। मैं असल में डॉक्टर हूँ, एक सरकारी अस्पताल में मुलाजमत करती हूँ। ये पेंटिंग मेरा शौक है, अपनी पसंद के चेहरे पेंट करती हूँ। आपने कभी अपनी तस्वीरों की नुमाइश की? आबिर ने पूछा और यहाँ से वहाँ तक दीवार पर नज़र दौड़ाई। उसे एक भी पेंटिंग आवेजा नजर न आई। छी, उसने एक खास अंदाज से नाक सिकोड़कर कहा। मुझे नुमाइश से कोई दिलचस्पी नहीं, फिर भी आपको अपना काम लोगों के सामने लाना चाहिए, आबिर बोला। अरे छोड़ें आबिर साहब, मैं जानती हूँ यहाँ के लोगों को। पेंटिंग्स छोड़कर मुझे देखने लग जाएंगे। मैं तमाशा बनने के लिए तैयार नहीं, आरजू ने अजीब तावील दी। तो क्या हुआ? आबिर मुस्कुराकर बोला। आप भी तो शाहकार हैं। शुक्रिया आबिर साहब, आरजू ने उसे तिरछी नज़रों से देखा। आप बातें भी ज़बरदस्त करते हैं, मुझे इतना अहम बनाने का बहुत शुक्रिया, आबिर बोला। अच्छा ये बताएं क्या पिएंगे? आरजू ने उठते हुए कहा। कुछ नहीं, आबिर ने जल्दी से कहा।
अरे आप बैठ जाएं। अरे नहीं, कुछ तो बताएं। आरजू ने इसरार किया। मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, चलें चाय पीते हैं। ये कहकर वो किचन में दाखिल हो गई। किचन में चाय बनाते देखकर आबिर को एहसास हुआ कि शायद वो इतने बड़े अपार्टमेंट में अकेली रहती है। अगर इस घर में कोई उसके अलावा होता तो नज़र तो आया होता, या फिर इतने तन्हाई पसंद लोग थे कि अपने कमरों में बंद थे। घर में कौन आया कौन गया उन्हें इससे दिलचस्पी न थी। आरजू ने चाय बहुत अच्छी बनाई। 5-7 मिनट में वो चाय के साथ फ्रिज से कबाब निकालकर भी तल लाई। ट्रे मेज पर रखकर उसने एक कबाब प्लेट में निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैंने सोचा आप तकल्लुफ़ करेंगे, इसलिए खुद ही निकाल कर दे दूं। चख कर देख लीजिए, शायद आपको पसंद आए। ये कबाब आपने बनाए हैं? आबिर ने प्लेट अपने सामने रखी, छुरी से काट कर टुकड़ा कांटे से उठाया और मुंह चलाकर बोला, बहुत उम्दा, थैंक्स। आरजू मुस्कुराई। एक बात बताइए, उसने आरजू को मुतवज्जो किया। जी पूछिए। आप अकेली रहती हैं? आबिर ने अपने ख्याल की तस्दीक चाही। ये आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? आरजू थोड़ा सा हैरान हुई। मुझे अभी तक कोई आता जाता नजर नहीं आया, आबिर ने कहा। यह भी तो हो सकता है कि मेरे घर वाले अपने कमरे में आराम कर रहे हों, आरजू ने सवाल किया। हाँ, ऐसा मुमकिन है, आबिर ने एतराफ़ किया, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं इस घर में वाकई अकेली रहती हूँ। आपको डर नहीं लगता? आबिर बोला। नहीं, आरजू ने बड़े यकीन से कहा। डर किस बात का? लेकिन मैं इतने बड़े घर में अकेला नहीं सो सकता, आबिर ने साफ गोई से कहा। आरजू ने कहना चाहा कि मर्द होकर भी डरते हैं, लेकिन कहा नहीं। वो सादगी से इतना बोली, हैरत है। चाय के दौरान आरजू का मोबाइल 2-3 बार बजा। एक नंबर उसने देखकर काटा। दूसरी कॉल पर अच्छा ठीक है कहकर मोबाइल बंद कर दिया। तीसरे फ़ोन पर वो हेलो हेलो कहती सोफे से उठ गई, जैसे उधर से साफ आवाज़ ना आ रही हो। वो सामने वाले कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। 5 मिनट बाद वो वापस आई। मोबाइल फ़ोन शीशे की मेज़ पर पटका और ख़ुद कलामी के अंदाज में बोली, अस्पताल की नौकरी अजाब है, हर वक्त इमरजेंसी नाफिज रहती है। अस्पताल से इमरजेंसी कॉल है, मुझे जाना होगा। जाएं, फ़ौरन जाएं, आबिर उठता हुआ बोला। बैठें प्लीज़, अब ऐसी भी इमरजेंसी नहीं, गाड़ी आएगी तब जाऊंगी। आरजू ने उसे बैठने का इशारा किया। आप पहली बार आए, मैं आपको टाइम ना दे सकी, सॉरी आबिर। आप मुझे अपना सेल नंबर देना पसंद करेंगे? डॉक्टर आरजू, अभी जो मैंने आपको कॉल की थी उसे सेव कर लें, आबिर ने खंदा पेशानी से कहा। आरजू ने उसके नंबर को सेव कर लिया और मुस्कुराते हुए बोली, आप आए मुझे खुशी मिली। आइंदा आए तो मुझे फ़ोन पर चेक ज़रूर कर लें, मैं घर पर मुश्किल से ही होती हूँ। ठीक है, आबिर ये कहकर उठने लगा। आप जाने की तैयारी कीजिए, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। आरजू से छोड़ने दरवाजे तक आई, उससे आइंदा आने का वादा लिया और खट से दरवाज़ा बंद कर लिया। आबिर सीढ़ियाँ उतरकर बिल्डिंग से बाहर आया तो एक डार्क शीशों वाली गाड़ी जिस पर सरकारी नंबर प्लेट लगी थी दरवाजे से थोड़ा आगे खड़ी थी। आबिर उस गाड़ी पर एक सरसरी सी नज़र डालकर सड़क पर आ गया। अभी वो आगे बढ़ा ही था कि सड़क के किनारे उसे बाबा दुनिया नज़र आ गया। इससे कबल के बाबा उसे मुतवज्जो करता, आबिर खुद उसकी तरफ बढ़ गया। उस बाबा से आबिर को कुछ अकीदत सी हो गई थी। डॉक्टर शौकत के घर से निकलकर जब आबिर बेनिशा मंजिल की तरफ गामजन था तो उसी बाबा दुनिया ने उसे मंजिल अता की थी। अगर वो नाजनीन की बीमारी का जिक्र ना करता तो वो हरगिज़ घर का रुख ना करता और अब जाने कहाँ भटक रहा होता। नाजनीन को जब मालूम हुआ कि एक फ़कीर ने उसे घर की राह दिखाई थी तो उन्होंने कहा था कि बेटा वो आइंदा मिले तो उसे घर लेकर आना। ये सोचकर वो उसकी तरफ बढ़ा था। वो फ़कीर उसे देखकर उठ खड़ा हुआ और उसके आगे हाथ फैलाकर बोला, दे अल्लाह के नाम पर। आबिर ने जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिया और बोला, बाबा आपका नाम क्या है? फ़कीरों का कोई नाम नहीं होता, नाम बस अल्लाह का है, वही अव्वल वही आखिर। बाबा आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मेरी माँ आपसे मिलना चाहती हैं, आबिर ने इल्तिजा आमेज़ लहजे में कहा। उससे उसका बेटा मिला दिया और क्या चाहती है वो? बाबा दुनिया ने सवाल किया। आपको देखना चाहती हैं, आबिर ने बताया। हम किसी के घर नहीं जाते, बाबा दुनिया ने दो टोक लहजे में कहा। बाबा चले ना, मैं आपको रिक्शे में बिठा कर ले जाऊंगा और वापसी में आप जहां कहेंगे छोड़ दूंगा, आबिर ने इसरार किया। नहीं तू जा, देख तुझे दुनिया ढूंढ रही है, बाबा दुनिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। वो उन आंखों की ताब न ला सका, उसने अपनी आंखें झुका ली और जब उसने पलकें उठाईं तो उसे बाबा दुनिया 10 कदम दूर नजर आया। वो अपनी धुन में मगन तेजी से चला जा रहा था।
आबिर को उसके जाने का बड़ा अफसोस हुआ। अव्वल तो उसे उम्मीद न थी कि बाबा से आइंदा कभी मुलाकात होगी। उसे अचानक अपने सामने देखकर आबिर एकदम खुश हो गया था, लेकिन बाबा दुनिया ने उसके घर जाने से साफ इनकार करके उसे अफसरदा कर दिया था। अगर बाबा दुनिया उसके साथ चला जाता तो नाज़नीन उसको देखकर कितनी खुश होती। ये वो बाबा था जिसने उस पर एहसान अजीम किया था, लेकिन वो इसको गर्दानने को तैयार न था। आबिर बाबा दुनिया के बारे में सोचता हुआ मार्केट तक पहुंचा। इसी असना में उसे कोई टैक्सी या रिक्शा नजर न आया। अभी वो मेन रोड की तरफ मुड़ ही रहा था कि पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। आबिर ने पीछे मुड़कर देखा। इतने में एक काली गाड़ी उसके बराबर से गुजर गई। ये वही गाड़ी थी जो आरजू की बिल्डिंग के पास खड़ी थी। अंधे शीशों की वजह से आबिर देख न सका कि उसकी पिछली सीट पर आरजू बराजमान थी। तेरहवीं का चांद अपनी तेज रोशनी सहरा पर बिखेर रहा था। चांद की 13 होने की वजह से चांद मुकम्मल न था, हल्का सा कटा हुआ था, लेकिन उसकी रोशनी 14वीं के चांद से ज्यादा तेज थी। लकोदक सहरा पर बरसती चांदनी उसके जर्रे जर्रे को मुनव्वर कर रही थी। जंगल में मंगल का समा होता है, लेकिन यहाँ सहरा में इतवार का समा था। हर तरफ 50-60 देगे चढ़ी थीं, जिनमें नित नए खाने पकाए जा रहे थे। थोड़े फासले पर मूंढे कतारों में रखे थे। मूंढों के दरमियान एक चौड़ा रास्ता था जिस पर मोटा सुर्ख कालीन बिछा हुआ था, और यह कालीन उस स्टेज तक चला गया था जो एक रेत के टीले पर बनाया गया था। स्टेज पर भी सुर्ख कालीन बिछा था। 6-7 सीढ़ियां थी जिन्हें अबूर करके स्टेज पर पहुंचा जा सकता था। स्टेज पर पुश्तों वाले 2 मूंढे मौजूद थे, जिनकी पुश्त पर मखमली गिलाफ चढ़ा हुआ था और उन पर चर्मी मोटी गद्दियां रखी थीं। लोगों की आमद शुरू हो चुकी थी। हर मेहमान अपनी पसंद की नशिस्त पर बैठता जा रहा था। मेहमानों में मर्द और औरतें दोनों थे। औरतों की तादाद ज़्यादा थी। शैतानुमा इंसानों की ये सालाना तकरीब थी। एक बड़े शैतान के हाथों यहाँ एजाज़ात दिए जाने थे। इस तकरीब में उन इंसानों को जो शैतान के चेले थे और अब शैतानों का रूप धार चुके थे, इनामात मिलने वाले थे। खुसूसी इंतज़ाम के तहत उन्हें घरों से लाया और फिर वापस छोड़ा जाता था। ये तकरीब दरअसल एक ख्वाब की कैफियत में मुनक़िद होती थी। जब बंदा सोकर उठता तो अपने सरहाने रखे अवार्ड को देखकर उसकी आंखों में एक फिल्म सी चल जाती, और जिसे अवार्ड ना मिलता उसके सरहाने तकरीब का प्रसाद मौजूद होता। ये एक कोयले जैसा छोटा टुकड़ा होता, उसे दांतों से काट कर खाया जाता था। खुले आसमान तले होने वाली ये सालाना तकरीब शुरू होने वाली थी। सारे मेहमान आ चुके थे। अब एक मूंढा भी खाली न था। हर मेहमान को उनकी नशिस्तों पर एक बड़ी प्लेट में खाना मुहैया किया जा चुका था। लोग अपनी अपनी प्लेटें खाली करके मूंढों के साथ रख चुके थे। अब मिट्टी के प्यालों में मशरूब पिया जा रहा था। यह खूननुमा तल्ख मशरूब मेहमान मज़े से चुस्कियां लेकर पी रहे थे। इतने में एक देवनुमा शख्स स्टेज पर नमूदार हुआ। उसके हाथ पांव और जिस्म धुएं किसी कैफियत लिए हुए थे, जबकि चेहरा ठोस मगर मकरूह था। स्टेज पर उसके नमूदार होते ही एक हलचल सी मच गई। सारे मेहमान अपने हाथों में प्याले लिए हुए एहतरामन खड़े हो गए थे। फिर जब वो देवनुमा शख्स हिलता जुलता एक बड़े मूंढे पर बैठ गया तो उसके बैठते ही वो सब लोग भी अपनी नशिस्तों पर बराजमान हो गए। लोगों के बैठते ही एक शख्स सुर्ख लिबास पहने स्टेज पर पहलवानों की तरह चलता आया और स्टेज के दरमियान खड़ा हो गया। उस सख्त चेहरे वाले ने हाजिरीन पर नजर डाली और चीख कर बोला, माई पंखी हाजिर हो। अगली कतार में मूंढे पर बैठी माई पंखी अपना नाम सुनकर सुर्ख लिबास संभालती तेजी से उठ खड़ी हुई। सीढ़ियां चढ़कर स्टेज पर पहुंची तो उसे देखकर बड़े मूंढे पर बैठा शैतान अपनी जगह खड़ा हो गया। माई पंखी उसके सामने झुकने लगी तो उसने इशारे से रोका और बोला, आज तो हमें तेरे सामने झुकना चाहिए। तू पहली इंसान है जिसने ये एजाज हासिल किया है। तेरी बड़ी मेहरबानी बग्गा। माई पंखी बोली, आ बैठ जा। बग्गा ने अपने बराबर रखे खाली मूंढे की तरफ इशारा किया। माई पंखी के लिए यह एक और एजाज था कि उसे बग्गा के बराबर बैठने की जगह मिल रही थी। माई पंखी मूंढा संभालने के बाद बग्गा भी अपने मूंढे पर बराजमान हो गया। इतने में एक काली चमकती औरत थाल में एक जगमगाता ताज लेकर आई। उसके पीछे 2 औरतें थीं। वो दोनों माई पंखी के पीछे आ खड़ी हो गईं, जबकि ताज लाने वाली औरत बग्गा के सामने आकर रुक गई। चंद लम्हों के बाद सख्त चेहरे वाला शख्स फिर नमूदार हुआ। उसने स्टेज के दरमियान खड़े होकर माई पंखी के कारनामों पर रोशनी डालना शुरू की। बताया गया कि माई पंखी को यह एजाज़ किस वजह से दिया गया है। मुख्तलिफ शैतानी क़ुव्वतें हासिल करने के लिए माई पंखी ने जो जतन किए, आज उसके सिले में उसे
रानी का खिताब दिया और ताजपोशी की जा रही थी। सपासनामा पढ़कर वो सख्त चेहरे वाला शख्स पहलवानों की तरह चलता हुआ वापस चला गया। तब वो चमकती हुई काली औरत बग्गा की जानिब बढ़ी। उसने झुककर ताज पेश किया। बग्गा ने जगमगाता ताज माई पंखी के सर पर रखा और बोला, पंखी, आज से तू रानी हुई। सर पर ताज सजाते ही हाजरीन ने खड़े होकर तालियां बजाईं। पीछे खड़ी औरतों ने फौरन ताज संभाल लिया और माई पंखी के सर पर अच्छी तरह जमा दिया। तब रानी पंखी खड़ी हुई। उसे उठते देखकर बग्गा भी खड़ा हो गया। दोनों साथ चलते हुए स्टेज के दरमियान में आ खड़े हो गए। बग्गा ने हाथ उठाकर हवा में लहराया तो हाजरीन ने यकलख्त तालियां बजाना बंद कर दी और अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। फिर बग्गा रानी पंखी को लेकर सीढ़ियों से उतरा और बाएं जानिब आगे बढ़ा। थोड़े फासले पर एक रथ खड़ा हुआ नजर आया। उस रथ में 8 सफ़ेद घोड़े जुते हुए थे। बग्गा ने रानी पंखी को सहारा देकर रथ में बिठाया और उससे मुखातिब होकर बोला, पंखी, अब तू रानी हो गई। अब तू मुझे अपना राजा कब बनाएगी? देख बग्गा, मुझे अभी और आगे जाना है। तेरी रानी बनकर मैं अपनी राख होना नहीं चाहती। रानी पंखी ने फैसला कुन अंदाज में कहा और ये जवाब बग्गा का दिल चीर गया। पंखी, फिर देख ले। बग्गा के लहजे में धमकी थी। अब क्या देखना? रानी पंखी ने बेइतनाई से जवाब दिया। अब उसे पंख लग चुके थे। एक शाम आरजू का फोन आया। आबिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उसका नाम देखकर खुश हो गया। उसने बटन दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आबिर, कैसे हैं आप? आरजू की खनकती आवाज़ सुनाई दी। मैं बिल्कुल भला चंगा हूँ, आबिर ने बेतकल्लुफी से कहा। सॉरी सर, उस दिन अस्पताल की इमरजेंसी कॉल ने बदमज़गी पैदा कर दी। मैं आपका सही मायनों में इस्तकबाल ना कर पाई। अब क्या मुझे हार फूल पहनाने थे? आबिर हंसा। आपने चाय पिला दी, बस बहुत है। मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। यह फ़ोन मैंने आपको बुलाने के लिए ही किया है। आरजू पुरशौक लहजे में बोली। मेरा कल अस्पताल से ऑफ है। आप कल शाम को आ जाएं। मैं आपको जल्दी जाने ना दूंगी। रात का खाना खिलाकर भेजूंगी। तो फिर कल आप आ रहे हैं ना? जी, मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन खाने का तकल्लुफ़ मत कीजिएगा, ओके? आबिर ने इकरार चाहा। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। आज मैं आपके लिए स्पेशल केक बनाऊंगी। ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है। आरजू ने इसरार किया। शाम को आपका इंतज़ार करूंगी। और फिर जवाब सुने बगैर आरजू ने फ़ोन ऑफ कर दिया। आबिर ने मुस्कुराकर अपने मोबाइल पर नज़र डाली और उसे जेब में रख लिया। दूसरे दिन जब आबिर आरजू के घर पहुंचा तो उसे काले ट्राउज़र और जर्दी माइल कमीज़ में पाया। आज उसने हल्का सा मेकअप कर रखा था। वो उसे पुरशौक निगाहों से देखती लाउंज में ले आई और उसी सोफे पर बिठा दिया जहां वो पहले दिन बैठा था। आज मैंने अस्पताल फ़ोन करके कह दिया है कि कैसी भी इमरजेंसी हो मैं नहीं आऊँगी, किसी और डॉक्टर को कॉल कर लीजिएगा। आप जानते हैं मेरे सीनियर डॉक्टर अकमल ने मुझसे क्या पूछा? आरजू इसके साथ ही सोफे पर बैठते हुए बोली। नहीं, मैं नहीं जानता, आबिर बोला। वो पूछने लगे, भाई डॉक्टर आरजू, आज क्या कोई ख़ास बात है? मैंने उन्हें फ़ौरन बता दिया कि जी ख़ास बात है। आज मेरे यहाँ बहुत ही ख़ास बंदा आ रहा है, वीवीआईपी। आरजू ने हंसकर बताया। इस कदर अहम बनाने का शुक्रिया। आबिर ने उसे ममनून अंदाज में देखा। अच्छा, पहले एक कप चाय पीते हैं, केक खाते हैं और फिर बनाते हैं आपकी ढेरों तस्वीरें। आरजू चुटकी बजाती हुई उठ खड़ी हुई। तस्वीरें? आबिर चौंका। भाई, अब वो ज़माना तो है नहीं कि मॉडल को अपने सामने बिठाकर पेंटिंग बना ली जाए। अब घंटों बैठने की किसी के पास फुर्सत नहीं और ना आर्टिस्ट के पास वक्त। मैं डिजिटल कैमरे से आपकी तस्वीरें उतार लूँगी, उनमें से एक सेलेक्ट करके जब भी वक्त मिलेगा काम करती रहूँगी, आरजू ने वजाहत की। उस दिन आरजू ने रात तक बेशुमार तस्वीरें उतारी। वो आबिर की कुछ बोल्ड तस्वीरें भी उतारना चाहती थी, लेकिन आबिर ने बहुत सख्ती से इनकार कर दिया। नहीं आरजू साहिबा, मैं रणबीर कपूर नहीं हूँ। वो अदाकार है, मैं अदाकार नहीं। मैं किसी सूरत बेलिबास होने के लिए राजी नहीं। इट्स ओके, रिलैक्स, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, आरजू ने मुस्कुराकर कहा और कैमरा बंद करके रख दिया। रात को वो दोनों बड़ी खामोशी से खाना खा रहे थे। आबिर को यह खामोशी बड़ी खल रही थी। आरजू एकदम बोलते बोलते चुप हो गई। आबिर बोलना चाहता था लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता था। वो खूबसूरत थी, डॉक्टर थी, फिर भी तन्हा थी। उसने दुनिया भर की बातें की थी लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में एक हर्फ भी नहीं बोली थी। अगर उसने कोई ज़ाती सवाल किया भी था तो वो बड़ी खूबसूरती से गोल कर गई थी।
दोस्तों ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहिएगा। शुक्रिया।